अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँ। बच्चों, आज हम लोग बाकायदा फर्स्ट ईयर क्लास का सेकंड चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ से फिर हम अपनी वीडियोस को आगे लेकर जाएंगे। हम सबसे पहले इसमें स्केलर वेक्टर्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे और फिर उसके बाद बच्चों हम लोग इसकी टाइप्स पर आएंगे और फिर रेजोल्यूशन और इस तरह से हम मुख्तलिफ चीज़ें वेक्टर्स के बारे में पढ़ते जाएंगे। डिटेल में पढ़िएगा बच्चों। स्केलर वेक्टर एक बहुत ज़्यादा दिलचस्प एक चैप्टर है और आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। बच्चों, स्केलर एंड वेक्टर से सबसे पहले मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। बेटा, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग मेजर कर सकें, जिनको हम नाप सकें, जिनकी हम पैमाइश कर सकें, उनको बेटा हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए बेटा याद रखिएगा कि उसमें आपके पास एक मैग्नीट्यूड का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे बच्चों, आप एक शॉप के ऊपर जाते हैं और आप वहाँ कहते हैं कि भाई मुझे चीनी दे दीजिए, तो वो आपसे दो चीज़ें ज़रूर पूछेगा। कितनी चीनी? आपने कहा कि भाई मुझे 4 किलो चीनी दे दो, या आपने कहा कि मुझे 3 पाव चीनी दे दो, तो बेटा पाव और किलो से भी आपकी चीनी की जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आप कहते हो कि मुझे 2 किलो चीनी दे दो या मुझे 4 किलो चीनी दे दो, तो आपके नंबर के चेंज करने की वजह से भी बच्चों क्या होगा, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है तो आपकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो लिहाजा इन दोनों का होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ की लेन देन के लिए, मेजरमेंट्स के लिए। और इन दोनों को बेटा हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड, जिसके अंदर हमारा नंबर और हमारा यूनिट आ जाता है। फिर कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती हैं बच्चों कि जिनके लिए सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, बल्कि उसके लिए फिर आपको बच्चों क्या करना पड़ता है, आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि क्या होता है बेटा ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल है, नॉन फिजिकल जो मेजरेबल नहीं होती। फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ में बच्चों हमारे पास दो आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और एक हमारे पास आ जाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो बेटा स्केलर क्वांटिटीज़, जैसा मैंने बताया कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर्ड ओनली द मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। अब इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम लोग लेंथ की बात कर लेते हैं। आप लोग कपड़ा लेने के लिए जाते हो दुकान पर ना, तो आपसे वो पूछता है कि भाई आपको कितना कपड़ा चाहिए, तो आप कहते हो कि मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए या अमूमन 6 मीटर मुझे कपड़ा चाहिए। तो वो आपसे कोई डायरेक्शन नहीं पूछेगा, बल्कि वो अपनी 1 मीटर की एक पट्टी निकालेगा जिसको हम स्ट्रिप कहते हैं, और वो उसके ज़रिए नाप कर 5 दफ़ा कपड़े को और आपको 5 मीटर कपड़ा दे देगा। तो लिहाजा आपको कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से बच्चों, आप लोग पेट्रोल डलवाने जाते हो बाइक के अंदर, तो आप जाके कहते हो कि भाई मुझे 2 लीटर पेट्रोल डाल दो, तो कोई आपसे डायरेक्शन नहीं पूछेगा, कोई डायरेक्शन ही नहीं है उसकी। वो सिर्फ आपने उसको मैग्नीट्यूड बता दिया पहले ही कि भाई 2 लीटर, तो लीटर एक यूनिट हो गया और 2 आपका एक नंबर हो गया। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिलेटेड हों, जिसको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सको, उसको स्पेसिफाइड कर सको, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसमें मास आ गया, टाइम हो गया। अब आप किसी से टाइम मालूम करते हो या आप पूछते हो कि भाई इसमें कितना वक्त लगेगा, कि भाई फ़र्ज़ करें कि आपने खाने का ऑर्डर दिया होटल पे जाकर और आप कहते हो कि भाई मुझे खाना दो, तो उसने कहा सर आपको 45 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो आप उससे ये नहीं पूछोगे कि किस डायरेक्शन में मैं वेट करूँ, वो आपसे कहेगा आप यहाँ बैठे रहें और आप वेट करें यहाँ पर, 45 मिनट में आपका खाना रेडी हो जाएगा। तो लिहाजा इनके लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, चाहे टेम्परेचर हो। इस वक्त हमारे रूम का टेम्परेचर मेरे ख्याल से 35 तो ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे बहुत पसीना आ रहा है। तो मैं अब ये नहीं कहूँगा कि मेरे रूम का जो टेम्परेचर है 35 वो इस डायरेक्शन में हो रहा है या ईस्ट में हो रहा है या वेस्ट में हो रहा है, नहीं, पूरे कमरे का टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 35 सेल्सियस हो रहा होगा आई थिंक। इसी तरह से बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज़ वो हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ आप फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं कर सकते, उनके लिए आपके पास डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। बेटा ये भी एक डिस्टेंस है, लेकिन ये ख़ास किस्म का डिस्टेंस है जिसके लिए आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। मैं फ़र्ज़ करें कि अचानक ऐसा होता है कि मैं एक जगह जाता हूँ और मुझे वहाँ पर चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है, तो मैं किसी से पूछता हूँ कि भाई साहब बताइएगा ज़रा कि हॉस्पिटल कहाँ पर है, यहाँ से कितना दूर है हॉस्पिटल। तो वो कहेगा यहाँ से हॉस्पिटल जो है वो 2 किलोमीटर के फासले पर है। तो मैं कहूँगा अच्छा, और वो बंदा चला जाता है। अब उसके जाने के बाद मैं सोचूंगा कि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से 2 किलोमीटर मुझे जाना कहाँ पर है, मुझे अपने सामने जाना है, मुझे बैक पर जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, मैंने जाना कहाँ है। तो फिर मैं दूसरे बंदे को पूछूंगा, बोलूँगा भाई साहब हॉस्पिटल कितना दूर है।
तो मुझे कहेगा कि भाई 2 किलोमीटर दूर है, तो मैं पूछूंगा कि किस डायरेक्शन में, कहाँ, तो वो कहेगा कि आप ऐसा करें, ये राइट साइड चले जाएं और ये सामने आप राइट साइड जाते रहें तो आपका हॉस्पिटल आ जाएगा। तो लिहाजा डिस्टेंस को अगर आपको डायरेक्शन के साथ डिफाइन करना पड़े तो फिर वो डिस्टेंस नहीं रहता बल्कि वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपकी वेलोसिटी आ जाती है कि आपने एक चोर को देखा भागते हुए ना, तो आपने लोगों को बताया कि अभी अभी एक चोर भागा है और बहुत रफ्तार से भागा है, बहुत स्पीड से भागा है, तो वो दूसरा सवाल आपसे ये करेंगे कि भाई कहाँ भागा है, किस तरफ भागा है, तो फिर आप उसको डायरेक्शन भी बताओगे। लिहाजा आप इस वक्त चोर की वेलोसिटी के बारे में बता रहे हो कि चोर ने जो रफ्तार ली हुई है और चोर किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप चोर की डायरेक्शन या उसकी वेलोसिटी के बारे में बता रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको आपने वेक्टर, डायरेक्शन भी जरूरी हो जिनके लिए आपसे कहा जाए कि किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, देखें फोर्स आ गया ना, ये आपके पास एक बॉडी है और आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप फोर्स क्यों लगा रहे हो, आप इसको कहाँ लेकर जाना चाहते हो। मिसाल के तौर पे इस बॉक्स को मैं इस पॉइंट पर ले जाना चाहता हूँ, तो फिर लाजमी है कि मेरी जो फोर्स होगी वो इस तरफ से मैं लगाऊंगा और फिर ये खुद ब खुद इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी। अगर मैं यहाँ से लगाऊंगा तो यहाँ पर, तो ऐसी क्वांटिटीज़ के लिए डायरेक्शन ज़रूरी होगी बच्चों। तो हमें क्या पता चला बच्चों, हमें ये पता चला कि हमारी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए कुछ जगहों पर मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है सिर्फ, जो कि नॉन डायरेक्शनल होती हैं, और कुछ जगहों पर हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं कर सकते। बेटा इसके बाद आ जाता है हमारे पास वेक्टर को हम आगे लेकर चलते हैं, और वेक्टर में आ जाता है कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, यानी वेक्टर का इजहार, कि हम एक सिमती मिकदारों को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ को दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हम लोग लेते हैं थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरी हमारे पास होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ। इसमें बेटा क्या होता है कि हम किसी भी वेक्टर को एक लेटर के जरिए शो करते हैं और उस लेटर के टॉप के ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं, ठीक है, जो इस बात को शो करती है कि भाई ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपके पास डिस्टेंस है s और आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी है s, तो बच्चा मुझसे पूछेगा सर बताइएगा कि इसमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सा है और डिस्टेंस कौन सा है, तो मैं फिर कुछ भी नहीं कहूँगा उसको, और सिर्फ मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक एरो लगा दूंगा इसके हेड पर, तो बच्चा खुद ब खुद समझ जाएगा अच्छा सर ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है और सर ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी, सर ये डिस्टेंस है और सर ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बच्चों, तो लिहाजा साबित हुआ कि एक सिर्फ एरो लगाने की वजह से किस तरह से वेक्टर जो है वो पहचाना गया। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक सिंबल की जरूरत होती है, तो वो बेटा कोई भी एक लेटर हो सकता है, बोल्ड लेटर से हम शो करते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं एक एरो लगा देते हैं। अब इधर आ जाइए बच्चों, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम दो तरीके से हमारी किताबों में अमूमन बेटा आप अगर जाएंगे आगे की या फेडरल की बुक्स में या, तो वहां पर क्या होता है कि फोर्स के ऊपर ना वो लोग एरो नहीं लगाते, बल्कि वो क्या कर देते हैं कि इसको थोड़ा सा गहरा कर देते हैं, इस तरह से डार्क कर देते हैं, डार्क बोल्ड कर देते हैं इसको, और फिर इससे अब जब आप ऐसा कोई लेटर देखें तो आप जान जाइएगा कि ये जो सिंबल है ये किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो लिखते हैं बच्चों अमूमन हम किस तरह लिखते हैं कि किसी भी वेक्टर, किसी भी बोल्ड लेटर के ऊपर या तो उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं या उसके नीचे एरो लगाते हैं। मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट लगा हुआ होता है और नीचे या उसके एक लाइन सेगमेंट लगा होता है, लेकिन अमूमन बच्चों जो आप लोगों ने इस्तेमाल करना है और जो ज़्यादा मकबूल है या जो ज़्यादा अमूमन हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो ये वाला है कि आपने उसके हेड के ऊपर एक एरो लगा देना है और इस तरह से आप सिंबॉलिक तरीके से आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब रही बात उसकी मैग्नीट्यूड की कि बेटा सिर्फ इसका सर अगर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो तो बेटा आसान सी बात है, आपके पास अगर फोर्स है इसके ऊपर एक एरो लगा हुआ है तो दिस इज द वेक्टर, यानी इसमें इस वक्त डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड छुपा हुआ है। डायरेक्शन इसका ये हेड बता रहा है, अगर मैं इसको मिटा देता हूं यहां से तो जनाब अब सिर्फ क्या रह गया है, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड रह गया। आप इस तरह से मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं सर मैं एरो के साथ डिफाइन करना चाहता हूं, तो बेटा आप एरो के साथ भी कर सकते हैं, आप फोर्स के ऊपर एक एरो लगाएं, नाउ दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, और जब आप इसे मॉडुलस में क्लोज कर दोगे तो अब जनाब ये आपका क्या बन जाएगा, ये अब आपका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर, कि हम लोग वेक्टर को एक ग्राफ के ऊपर, एक पेपर के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो, यानी क्या कह रहा है बच्चों ये
कि आप किसी भी वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से और उसके साथ एक एरो, इसमें भी एक एरो आ जाएगा। बेटा ये जो आपको स्ट्रेट लाइन, एक लाइन सेगमेंट नजर आ रहा है ना बच्चों, ये लाइन की जो लंबाई होगी वो दर हकीकत उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। यानी सिंपली आप कह सकते हो कि ग्राफिकली मेथड में किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दर हकीकत वो लाइन होती है उस वेक्टर की, जिसके जरिए हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये एरो किस बात को शो करता है बेटा, ये उसकी डायरेक्शन को शो करता है। मिसाल के तौर पर बच्चों आपके पास एक फोर्स है, आपने फोर्स है आपके पास कितनी, 50 न्यूटन। कहां पर बच्चों, ईस्ट में। ठीक है बेटा, ये आपके पास मैप बना हुआ है, इसके हिसाब से ईस्ट में। अब सवाल पैदा होता है सर इसे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखें बेटा 50 न्यूटन्स जो हैं वो मेरे पेपर पर नहीं आ सकते ना, आपके पेपर्स पर 50 न्यूटन को हम ऐसा करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप ऐसा कर लीजिए कि 1 सेंटीमीटर को कंसीडर कर लें 10 न्यूटन्स के, तो फिर 5 सेंटीमीटर्स में कितने न्यूटन आ जाएंगे बच्चों, आपके पास 50 न्यूटन्स आराम से आ जाएंगे। अब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आप क्या करें बेटा, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करें। कहां पर, इन द डायरेक्शन, पहले आप लाइन ड्रॉ कर लें, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट है, तो बेटा आप क्या करें, यहां पर एक हेड लगा दें। अब ये इस बात को शो करेगा कि आपका 50 न्यूटन ईस्ट, जो इसकी तरफ आपका एक जो फोर्स थी वो आपने 50 सेंटीमीटर के जरिए आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसकी जो लाइन है 50 सेंटीमीटर, ये इसका मैग्नीट्यूड है बेटा, और ये इसकी डायरेक्शन है। यानी अगर आप 50 सेंटीमीटर को वैसे ही लिखें तो किस तरह लिखेंगे, 50 सेंटीमीटर इन द ईस्ट। ठीक है बच्चों, और जब आप इस तरह लिखेंगे तो आपको ईस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ईस्ट की तरफ एक हेड बना दें और इस तरह से आपका ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसमें से कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। मैं इसके बाद इसको रिमूव करके हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की जानिब। और अब मैं आपको वेक्टर की टाइप्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है बच्चों, बेटा वेक्टर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें से मैं कुछ यहाँ लेकर आया हूँ, और इसके अलावा भी 2-4 और भी हैं जो इसकी टाइप्स में आती हैं, तो हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर की बात करता हूँ। मैंने यहाँ पे बड़ा शॉर्ट में सिंपल सा लिखा है कि यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 हो हमारे पास, वो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर किस लिए इस्तेमाल होता है, यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है बच्चों किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए। यानी आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है, अब सिर्फ आप उसकी डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो आप फिर उसके साथ एक यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें। तो सवाल पैदा होता है कि सर यूनिट वेक्टर को ही क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है। बेटा हम चाहते हैं कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो हम लोग क्या लेते हैं, वहाँ पे एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेते हैं जिसको हम कहते हैं 1। यानी अगर हम किसी के भी मैग्नीट्यूड के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है कि उसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसा वेक्टर लें जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, रह क्या जाएगी, सिर्फ बेटा एक डायरेक्शन रह जाएगी, और उस डायरेक्शन के जरिए हम उस फिजिकल क्वांटिटी को या किसी भी गिवन वेक्टर को हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। इसलिए बेटा हमारे पास यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है। बेटा यूनिट वेक्टर एक बड़ा टॉपिक है, बाकायदा ये एक टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको, जितना मेरे पास वक्त कम है तो मैं इस कलील वक्त में मैं जितना हो सकेगा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों आप लोगों को। बेटा मिसाल के तौर पर आपके पास एक वेक्टर है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो आपके पास एक कोऑर्डिनेटर प्लेन होता है, ये क्या कहते हैं 3 डायमेंशनल, जिसमें हम लोग लेते हैं बच्चों, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये हमारे पास y एक्सिस होता है, ये हमारे पास x एक्सिस होता है, और ये हमारे पास z एक्सिस होता है। ये कुछ इस तरह से होता है बच्चों, ये हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये हमारे पास z एक्सिस है। तो इनको यूनिट वेक्टर्स 3 यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। x एक्सिस को I कैप से, y को j कैप से, और z को k, ऊपर एक हेड या कैप लगा देते हैं हम इसके ना, इसके जरिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि a हमारे पास एक वेक्टर है 6 यूनिट का, किसमें, नॉर्थ में। या इससे पहले ऊपर वाली आप मिसाल लीजिए कि आपके पास एक वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और साथ में बेटा आपके पास यहाँ पे I लगा हुआ है। तो I एक यूनिट वेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस 5 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन। इसका मतलब है कि 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो किस डायरेक्शन में बेटा, वो x एक्सिस की डायरेक्शन में है। यानी फर्ज करें कि ये हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड है, किस डायरेक्शन में है, ये x एक्सिस में है। इस तरह से बेटा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए बेटा हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं, या हम इसको एक 3 डायमेंशनल कोप्लेनर भी कह सकते हैं बच्चों। अब हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये होता है कि हमारे पास ये देखें मैंने क्या किया है कि एक वेक्टर जो था, मिसाल के तौर पे a एक वेक्टर है।
अब ये किस किस चीज़ से मिलकर बना है बच्चों, आपको पता है कि इसके अंदर एक इसका मैग्नीट्यूड है और दूसरा इसमें इसकी डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन को अगर मैं अलग से करता हूँ तो बेटा फिर उस डायरेक्शन को मैंने एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करना होगा, यानी एक यूनिट वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कोई भी एक वेक्टर आ जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि सर एक यूनिट वेक्टर को हम किस तरह से किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। देखें बेटा मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पर लिखा, देखें मैंने यहाँ लिखा है यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग अ वेक्टर विद इट्स आउन मैग्नीट्यूड। अब बेटा देखें मिसाल के तौर पे आपके पास किसी भी वेक्टर को अगर आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो बेटा आपके पास क्या आ जाता है, एक यूनिट वेक्टर आ जाता है। सवाल पैदा होता है सर कैसे, देखें मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, अब ये जो वेक्टर है ना बेटा इसमें क्या क्या छुपा हुआ है, इसमें इसका मैग्नीट्यूड छुपा हुआ है और इसकी डायरेक्शन छुपी हुई है, और नीचे सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड इसी वेक्टर का। अगर दोनों क्वांटिटी सेम हो तो बेटा उनको डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो रेशो आता है वो 1 आता है। ठीक है बच्चों, तो यानी अगर हम इसके मैग्नीट्यूड और इसको अगर हम तोड़ते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास जवाब 1 आएगा, और सिर्फ क्या रह जाएगा, साथ में डायरेक्शन रह जाएगी। तो डायरेक्शन प्लस 1 जो है बेटा वही हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो हम एक यूनिट वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड को कैंसिल करेगा, जवाब आ जाएगा 1 और डायरेक्शन साथ में रह जाएगी, तो 1 प्लस डायरेक्शन हमारे पास एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बेटा, और हम इसको आई के एक्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई को जे से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड को हम इसमें के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग चलते हैं नल वेक्टर की तरफ। बेटा मैं ऐसा करता हूं कि नल से पहले आपको क्या कहते हैं, पहले कोलिनियर वेक्टर और मैं आपको इक्वल वेक्टर समझाता हूं, फिर आपको नल वेक्टर ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है बेटा, बेटा कोलिनियर वेक्टर क्या होता है बेटा, कि ऐसा वेक्टर आपके पास कोई भी दो वेक्टर हों जो एक ही लाइन पर वाबस्ता हों, या यूं कह लीजिए कि आपके पास कोलिनियर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक लाइक में और एक अनलाइक में। लाइक को हम लोग कह सकते हैं पैरेलल, दो वेक्टर्स का पैरेलल हो जाना, और अनलाइक में यानी दो वेक्टर्स का आपस में एंटी पैरेलल हो जाना। अब पहले पैरेलल और एंटी पैरेलल को अच्छी तरह समझ लें बेटा। आपके पास मिसाल के तौर पे बेटा दो वेक्टर्स हैं और दोनों के दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। मिसाल के तौर पे इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मैंने आपको बताया था बेटा कि मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होता है वेक्टर की लाइन से या उसकी लेंथ से। अब फर्ज करें कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और दूसरा वाला वेक्टर सेम डायरेक्शन में लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम है, उसका मैग्नीट्यूड कम है, तो बेटा मैं उसकी लाइन थोड़ी छोटी बनाऊंगा, लेंथ छोटी मैग्नीट्यूड कम, लेंथ बड़ी मैग्नीट्यूड ज़्यादा, दोनों सेम डायरेक्शन में बेटा। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। अच्छा सवाल पैदा होता है कि सर अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम कर दिया जाए तो क्या होगा। चलें बेटा ये करके देखते हैं। आप दोबारा से ये दोनों वेक्टर्स लें और इस दफ़ा दोनों की डायरेक्शन भी सेम रखें और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम कर दें, यानी दोनों की लेंथ भी सेम कर दें। अब ये दोनों क्या कहलाएंगे बेटा, अब ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। अगर कोई भी दो वेक्टर्स हों जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो तो फिर वो जनाब हमारे पास इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम आते हैं अनलाइक पैरेलल की तरफ या एंटी पैरेलल हम लोग कह लेते हैं। बेटा हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है जबकि मैग्नीट्यूड डिफरेंट है दोनों का, एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और एक का मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो बेटा ऐसी सूरत में ये दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे, या फिर हम इनको अनलाइक कोलिनियर वेक्टर्स भी कह सकते हैं, यानी एक ही लाइन पर वाबस्ता हो। लाइन से मुराद क्या है, कोलिनियर यानी एक ही एक्सिस पर हो, दोनों का ताल्लुक या तो एक्स एक्सिस पर हो दोनों, या दोनों वाई एक्सिस पर हो, या दोनों जेड एक्सिस पर हो, तो वो हमारे पास फिर कोलिनियर कहलाते हैं। अच्छा दूसरी एक बात और कि आपके जो पैरेलल वेक्टर्स होंगे ना बेटा, उनके दरमियान एंगल जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है, 0 डिग्री होता है, जबकि एंटी पैरेलल के दरमियान आपका जो वेक्टर का जो आपका जो एंगल बनता है बेटा वो 180 डिग्री का बनता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा बेटा सवाल पैदा होता है बच्चों, सर क्या एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी आपस में मैग्नीट्यूड में सेम हो सकते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके पास दो वेक्टर जो कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में है बिल्कुल और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो अब जनाब ये दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, तो ये जनाब अब आपके पास कहलाएंगे
नेगेटिव वेक्टर, कि दीज आर द नेगेटिव वेक्टर्स। अब आते हैं बेटा हम लोग नल वेक्टर की जानिब। बेटा यहां से बात स्टार्ट लेते हैं कि अगर आपके दो ऐसे वेक्टर हैं जो कि नेगेटिव कहलाते हैं। देखें, पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम ना हो, पैरेलल। दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम ना हो, एंटी पैरेलल। दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, नेगेटिव वेक्टर। अगर आप नेगेटिव वेक्टर्स को बेटा ऐड करेंगे तो आपको मालूम है बेटा आपका जवाब क्या आएगा, जीरो आएगा। और अगर आपका जवाब जीरो आ जाए तो बेटा वो वेक्टर के खानदान में से बाहर नहीं चला जाएगा, वो वेक्टर ही रहेगा, जीरो भी आपका वेक्टर ही रहेगा। और ऐसे वेक्टर को बच्चों फिर हम लोग क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। यानी नल वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चों, जीरो हो, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। मतलब आपको नहीं मालूम उसकी डायरेक्शन कहां पर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन मौजूद है। या यूं कह लो कि उसकी डायरेक्शन कहीं पर भी हो सकती है, इन ऑल डायरेक्शंस में किसी भी डायरेक्शन को आप उसकी डायरेक्शन कह सकते हो, क्योंकि अभी उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, यानी वो स्टार्ट नहीं हुआ है और हमें नहीं पता वो किस डायरेक्शन में स्टार्ट होगा, लेकिन किसी ना किसी डायरेक्शन में वो जरूर स्टार्ट होगा। लिहाजा इसको हम बेटा नल वेक्टर कहते हैं। बाज लोग ये कह देते हैं कि भाई नल वेक्टर जो है, जो जीरो है, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहता या उसकी डायरेक्शन नहीं है। अगर उसकी डायरेक्शन ही नहीं रहेगी तो फिर वो वेक्टर तो नहीं कहलाएगा। अगर वो वेक्टर कहला रहा है तो इसका मतलब है उसकी कहीं ना कहीं डायरेक्शन जरूर होगी। तो लिहाजा आपसे कभी भी कोई मालूम करे कि भाई इसकी डायरेक्शन कहाँ है, तो आप बताएंगे कि नल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी होती है। ठीक है बच्चों, आपका नल वेक्टर भी क्लियर है। कोलिनियर वेक्टर में भी आपका एंटी पैरेलल, पैरेलल दोनों क्लियर हैं, आपका इक्वल वेक्टर भी क्लियर है। अब आ जाते हैं हम कोप्लेनर वेक्टर्स पर। बेटा कोप्लेनर, प्लेन माने ये जो प्लेन है ना बेटा, ये इस वक्त किससे बना हुआ है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस से बना हुआ है। कोप्लेनर वेक्टर जिसमें आपका वेक्टर सेम प्लेन पर वेक्टर वाबस्ता हो। देखें बेटा, मिसाल के तौर पे आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है बच्चों, और ये तीनों वेक्टर्स को मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, मैं ऐसे करके रख देता हूँ। अब ये तीनों क्या इसी प्लेन पर आ रहे हैं, तो बेटा फिर ये कोप्लेनर वेक्टर है। अगर मैं एक सा वेक्टर ऐसे कर दूं तो बेटा ये दोनों तो कोप्लेनर हैं, लेकिन अब ये कोप्लेनर नहीं है। अगर एक ही प्लेन पर जितने चाहे वेक्टर आ जाएं, दो या दो से ज्यादा जितने भी वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन पर आ जाएं, मिसाल के तौर पे वेक्टर इस तरह भी आ गया, वेक्टर इस तरह भी आ गया, वेक्टर इस तरह भी आ गया, ये सारे वेक्टर अब आपके कोप्लेनर कहलाएंगे, जब तक वो प्लेन पर आप लिख सकते हैं या उसको ऑब्टेंड कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वो प्लेन से बाहर चला गया, मिसाल के तौर पे इस तरह है, या यूं कह लें कि स्पेस के अंदर हमारे पास जो एक वेक्टर होता है उसके थ्री कंपोनेंट्स होते हैं इस तरह से, तो आप तीनों कंपोनेंट्स तो नहीं लिख सकते ना बेटा, आप इसमें से कोई दो लिख सकते हैं, तो कोई दो जो है ना वो आपके कोप्लेनर हो सकते हैं, तीसरा कंपोनेंट फिर आप इसका कोप्लेनर नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं बेटा हम लोग कॉन्करेंट वेक्टर। बेटा कॉन्करेंट वेक्टर से मुराद ये होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट या कुछ वेक्टर्स का फाइनल पॉइंट सेम हो, यानी एक ही पॉइंट पर वाबस्ता हो, तो फिर वो बच्चों हमारा कॉन्करेंट वेक्टर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक पॉइंट है जिस पर आपके पास 5 या 4 फोर्सेस लग रही हैं, यहाँ से भी फोर्स लग रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी फोर्स लग रही है, यहाँ से भी, तो बेटा ऐसा पॉइंट अब आपका जो ये वेक्टर्स है ना बेटा, ये सारे आपके कॉन्करेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। अब लिहाजा ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पे ऐसा भी हो सकता है कि इस पॉइंट पर कुछ पॉइंट वेक्टर्स की जो डायरेक्शंस हैं वो आउटसाइड हो और कुछ की हो सकता है कि इनवर्ड हो इस तरह, तो बेटा ये भी आपका कॉन्करेंट वेक्टर कहलाएगा। इसके बाद आते हैं बेटा हम लोग पोजीशन वेक्टर की जानिब। बच्चों पोजीशन वेक्टर की क्यों ज़रूरत पड़ी? पोजीशन वेक्टर इसलिए ज़रूरी हुआ बेटा कि आपके पास अगर कोई भी एक प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है और आप उसकी डायरेक्शन शो करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो फिर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक, और बेटा वो वेक्टर फिर आपका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। मैंने यहाँ लिखा भी है कि अ वेक्टर विच डिस्क्राइब्स पोजीशन ऑफ अ गिवन पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। मिसाल के तौर पे बेटा आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक बनाया है, मैं दोबारा से बना लेता हूँ बेटा। ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक यहाँ पॉइंट है, ठीक है बच्चों। आप चाहते हैं कि सर इसकी डायरेक्शन ओरिजिन से, तो बेटा ये इसकी जनाब ओरिजिन से हमने डायरेक्शन ली और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम आर से। और याद रखिएगा बेटा पोजीशन वेक्टर की जो टेल होती है वो हमेशा फिक्स्ड होती है, उसकी आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें, मैं बच्चों को भी देता हूँ। आपने एक पतंग उड़ा रहे हैं ना, तो आप पतंग उड़ाते हुए पतंग को आप ढील देते जाएं। अब कितना भी पतंग आपकी बहुत आगे जा सकती है, ठीक है। उस पतंग की डायरेक्शन आप किससे शो हो रही है, आपके अगर कोई दूर से देख रहा है ना कि ये पतंग उड़ रही है, तो वो देखेगा कि ये पतंग कहाँ से। बाजों का ऐसा होता है कि छापे पड़ते हैं, जब पुलिस लोग जो छापा लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पतंग की डोर को देखते हैं कि पतंग की डोर जा कहाँ रही है।
और फिर पता चलता है कि फलां के घर पे पतंग की डोर जा रही है, उसके घर पे छापा मार देते हैं कि आपके घर से पतंग उड़ रही है। तो वो डोर जो थी ना, उसने पोजीशन बता दी थी। ठीक है बच्चों, अब वो बच्चा कितनी भी ढील दे रहा है लेकिन उसका इनिशियल पॉइंट उसके हाथ में ही होगा। ठीक है ना बेटा। इसी तरह से इसका ये पोजीशन, इस पॉइंट की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन यहाँ पर ही रहेगी। अब इस पॉइंट को आप कहीं भी ले जाएंगे, यहाँ से इसको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। इसके हिसाब से बेटा इसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। एक हमारे पास आ जाएगा वाई एक्सिस पर और एक हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस पर। ठीक है बच्चों, आप अगर इसको ऐड करते हैं तो बेटा हेड टू टेल रूल मेथड के जरिए ऐड करेंगे। देखें बच्चों, मैंने यहाँ हेड टू टेल रूल मेथड के जरिए ऐड किया है, ये वेक्टर्स की एडिशन है। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बच्चा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप दोनों का स्क्वायर लेंगे बेटा और ये हमारा स्क्वायर रूट से अंडर रूट से आज़ाद हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा मैग्नीट्यूड का फार्मूला हो जाएगा बेटा पोजीशन वेक्टर के, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स को ऐड करने का तरीका है। उसके बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं फ्री वेक्टर पर। फ्री वेक्टर से मुराद ये होता है बच्चों कि आपके पास किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर दिया जाए पैरेलल टू इटसेल्फ। मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ एक वेक्टर है, अब आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो बेटा इस वेक्टर को आप बआसानी शिफ्ट कर सकते हो बिल्कुल इसके पैरेलल। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो और उस वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज ना हो। ठीक है बच्चों, सिर्फ आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। इसको बेटा हम लोग एक नाम और देते हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या होता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है और उसकी डायरेक्शन भी सेम रहती है, लेकिन सिर्फ आप उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, और इसको हम कहते हैं फ्री वेक्टर। ठीक है बच्चों। अच्छा, फ्री वेक्टर में एक बात का और ख्याल रखिएगा कि फ्री वेक्टर के अंदर उसकी जो टेल होती है बेटा वो फिक्स नहीं होती। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह वेक्टर का चैप्टर हम आगे बढ़ाएंगे और मैं इसके मज़ीद टॉपिक्स आपकी तरफ लेकर आऊँगा बच्चों इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।